नमस्कार। सार्विक की डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे सांद्रता और समय के बीच में एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को हम समझते हैं। इससे पहले हम अपनी पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है उसको देखते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को कितने तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग के बारे में जाना, औसत वेग के बारे में जाना हमने और तात्क्षणिक वेग के बारे में जाना तथा उसके साथ ही हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। और आज हम सांद्रता तथा समय के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से यह एक्स एक्सेस पर और ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर समय को लिया गया है और वह जो वाई एक्सेस है उस पर अभिकारकों की सांद्रता को लिया गया है। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि जब अभिक्रिया होती है तो वह उत्पाद में परिवर्तित होता है, जिसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं यानी रिएक्टेंट जो किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। और समय के साथ जैसे ही अभिक्रिया होती है तो इसकी सांद्रता में कमी आने लगती है, यानी रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिसे हम कमी को माइनस साइन के द्वारा दर्शाते हैं और वृद्धि को हम प्लस साइन के साथ दर्शाते हैं। इतनी बातें हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। तो आज हम देखते हैं यह जो अभिक्रिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वाई एक्सेस पर है उसके अभिकारकों की सांद्रता है और एक्स एक्सेस पर समय को लिया गया है। तो जब अभिक्रिया होती है तो कोई समय t1 पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या है, r1 है। t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता क्या है, यहाँ पर r1 है। और वैसे ही t2 समय पर जब समय आगे बढ़ता है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, r2 हो जाती है। तो जब हम इस ग्राफ में को हम देखेंगे तो ग्राफ का जो आता है यानी सांद्रता में जैसे ही अभिक्रिया होगी तो इसकी जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारी पदार्थ है इसकी सांद्रता में कमी आएगी। तो जो कमी आती है तो जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इस तरह से यह निरंतर क्या है, आप कमी होते हुए देख रहे हैं, इस तरह से ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ में हम अगर हमें कहा जाए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रिया का औसत वेग को बताइए या किस तरह से निकालेंगे, तो उसको हम देखते हैं किस तरह से। तो यह जो हमारा आर है, आर क्या है, रेट ऑफ, जो आर है यानी रेट है, अभिक्रिया की दर है, किसको दर्शाते, एवरेज यानी एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है, अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता है तो इसकी सांद्रता में कमी आती है तो इसको हमेशा क्या लिखते हैं, जो अभिकारक होते हैं उसको माइनस साइन के साथ, जो कमी होती है उसको माइनस साइन के साथ प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि जब यहाँ R1 से R2 में परिवर्तन हुआ या T1 समय से T2 में जब परिवर्तन हुआ तो उसकी सांद्रताओं में कितना परिवर्तन हुआ है, तो T1 समय पर उसकी सांद्रता क्या थी, R1 थी। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको कि T1 समय पर जो सांद्रता थी, T1 समय पर सांद्रता क्या थी, R1 थी और T2 समय पर सांद्रता क्या हो गई, R2 हो गई। यहाँ देखेंगे आप T2 समय पर सांद्रता R2 हो गई। तो एवरेज क्या होता है कि उसकी सांद्रताओं में परिवर्तन यानी अभिकारक की सांद्रताओं में परिवर्तन बटे उस परिवर्तन का समय अंतराल। तो समय अंतराल क्या है, हो रहा है T1 से T2 हो रहा है और सांद्रता में परिवर्तन क्या है, R1 से R2 हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि हमारा जो सांद्रता है वह R2 से R1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटे में T2 अपॉन में T1, जिसे माइनस और R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा R हो जाएगा, डेल्टा R। और T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी वही हमारा समय अंतराल यानी डेल्टा T हो जाएगा। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R बटे में डेल्टा T, इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है यही है। क्या है, देखिए डेल्टा R बटे में उसका जो एवरेज रेट होगा, यहाँ पर देखिए जो एवरेज रेट आ रहा है वो क्या, माइनस डेल्टा R बटे में डेल्टा T।
जिसको हम इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। अगर इसका हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, यानी किसी क्षण पर जो उसकी सांद्रताओं में यानी अभिकारक की सांद्रताओं में परिवर्तन होगा। किसी भी समय इस तरह से इस पर हम क्या देख रहे हैं, यह समय है, समय के साथ अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। तो यह मान लेते हैं कोई समय है t, इस t1 समय पर जो उसका अभिक्रिया की दर होगी वहीं उसकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यानी इसको कैसे व्यक्त करते हैं, जो कि हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं कि डेल्टा आर से। यानी अगर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर बराबर, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट देख रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस सेम वैसे ही अभिकारक है, इसकी सांद्रता में कमी होगी तो इसे माइनस साइन से दिखाएंगे डी, और उस पर्टिकुलर जो हमने एक छोटा समय अंतराल हमने dt लिया, t लिया है, उस पर उसका सांद्रता में परिवर्तन यानी डी आर बटे में वह dt। इस तरह से हम क्या देखते हैं, यह हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसको इस तरह से हम दर्शाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं, यह तो था, यह जो ग्राफ था यह अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन था। अब हम देखेंगे कि जो उत्पाद बनते हैं उसकी सांद्रताओं में परिवर्तन होता है तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ ये जो आपने जो आपका ये दूसरा ग्राफ आपको दिख रहा है, जो यह वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पर उत्पाद की सांद्रता दी हुई है और ये जो एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस पर समय को दिया गया है। जैसे ही अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया उत्पाद बनने लगते हैं तो t1 समय पर जो उत्पाद है वो p1 बनता है और p2 समय पर जो कोई है उत्पाद है वो p2 है। अब इसका हमें अगर एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी उत्पाद का जो औसत वेग निकालना है, उत्पाद का औसत दर निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसको देखते हैं। सेम वैसे ही आप जानते हैं औसत दर क्या होता है, आर, किसका हमें प्रोडक्ट का लेना है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट है, इस पर क्या है, इस प्रोडक्ट की सांद्रता को दिखाया गया है। जब हमेशा ये देखेंगे कि जब आप जो ग्राफ देख रहे हैं समय के साथ उत्पाद के बनने में इस तरह से वृद्धि हो रही है। ये देखिए उत्पाद के बनने में वृद्धि हो रही है। और यहाँ आपने देखा कि क्या रिएक्टेंट में जो है वो जैसे अभिक्रिया हो रही है तो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं यानी कमी हो रही है, और यहाँ पर देखेंगे आप वृद्धि हो रही है उत्पाद में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें देखते हैं जैसे यह क्या होगा, हमारा जो उसकी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा समय के साथ, यानी वैसे ही यहाँ पर कि t1 समय पर उत्पाद जो बना है वह p1 है और t2 समय पर जो उत्पाद बना है वो p2 है। अब इसी को हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, उत्पाद बन रहा है, चूंकि वृद्धि हो रही है तो यह क्या होगा, धनात्मक साइन के साथ होगा, यानी इस तरह से। फिर उसके बाद जो हमारी सांद्रता है क्या है, P2 है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी सांद्रता P2 माइनस P1 बटे में समय अंतराल यानी T2 माइनस T1, इस तरह से, जिसको क्या लिखेंगे फिर, यानी डेल्टा P की सांद्रता बटे में डेल्टा T। यह क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए प्रोडक्ट का एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो है। अब इसी को हम इंस्टेंटेनियस के रूप में यानी तात्क्षणिक वेग इसका कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। यानी आर इंस्टेंटेनियस में क्या है, किसी पर्टिकुलर समय पर, यानी जैसे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस टी समय पर उसका रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस यानी जो प्रोडक्ट के बनने की दर क्या होगी, इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक साइन के साथ होगा क्योंकि उसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और इसको कैसे दिखाएंगे, डी एक पर्टिकुलर समय पर जो उसका सांद्रता में परिवर्तन की दर है बटे में जो उसका उस पर्टिकुलर समय का समय अंतराल है। इस तरह से हम प्रोडक्ट के दिखाएंगे।
तो इस तरह से हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल जाता है। यहाँ देखिए इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब ये ग्राफ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस ग्राफ को आप बार बार देखिए और समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में एक इस तरह से एक उदाहरण दिया गया है। ये आप उदाहरण देख रहे हैं। दिया क्या गया है उदाहरण में, ब्यूटाइल क्लोराइड की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया के लिए विभिन्न समय अंतरालों में औसत वेग की गणना कीजिए। यह आपको कुछ समय अंतराल दिए गए हैं सेकंड में। यह जो है आपका 0, 50, 100 इस तरह से, और उस समय पर जो ब्यूटाइल क्लोराइड है उसकी यह सांद्रताओं को दिया गया है इस तरह से। यानी 0 सेकेंड पर इसकी सांद्रता 0.100 है, 50 सेकेंड पर इसकी सांद्रता जो है यानी ब्यूटाइल क्लोराइड की सांद्रता 0.0905 मोल प्रति लीटर है, 100 पर इतना है। इस तरह से कुछ ये समय दिए गए हैं और उस समय पर उस की सांद्रता यानी ब्यूटाइल जो रिएक्टेंट है हमारा यहाँ से अभिक्रिया में देख रहे हैं आप, ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं इसमें ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसकी सांद्रता इसी समय पर दी गई है। आपको गणना क्या करनी है कि ये जो विभिन्न समय अंतराल पर दिए गए हैं इनके औसत वेग की गणना करनी है। तो देखते हैं किस तरह से हम करेंगे इसमें इसके औसत वेग की गणना। ये आपको दिया गया है इस तरह से। इसका हल देखते हैं क्या होगा। औसत वेग को आप सभी लोग जान गए होंगे अब तक कि औसत वेग का सूत्र क्या होता है या औसत दर का सूत्र क्या होता है। तो R बराबर यानी रेट बराबर रिएक्टेंट है, तो अगर अभिकारी पदार्थ है कमी हो रही है तो डेल्टा R की सांद्रता बटे में डेल्टा T। अब इसी फॉर्मूले पर हमको रख करके में औसत वेग की गणना करनी है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या दिया क्या गया है। जैसे यह हमारा समय है 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर सांद्रता कितनी है 0.0100 है। यहाँ आप देखेंगे ये सांद्रता है 0 सेकेंड पर। यानी हम क्या देखते हैं कि जो क्या दिया गया है कि जो समय है T1 समय पर सांद्रता T1 जो है वह क्या है 0 सेकेंड है, और इस 0 सेकेंड पर जो इसकी सांद्रता है यानी R1 है वह कितनी है। R1 जो दिया गया है 0.100 मोल प्रति लीटर। T2 क्या है, अब हमारे लिए यह T2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है T1 हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे लिए T1 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा। ये क्या है R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो T2 समय पर यानी T2 समय क्या है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड पर जो R2 है, R2 आपको दिया गया है 0.0905 मोल प्रति लीटर। अब हमें एवरेज निकालना है तो आप निकाल लेंगे। क्या होगा एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ से R एवरेज क्या हो जाएगा माइनस R2 डेल्टा R क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 यानी R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1। मान को रख दीजिए। R2 क्या है 0.0905 माइनस 0.100 माइनस बटे में T2 हमारा क्या है 50 सेकेंड माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस, इसके मान को घटा देंगे
जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा आपका -0.00019। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1.9 इंटू 10⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ये देखिए क्या आ गया, इस तरह से आ जाएगा। जो माइनस साइन है यहाँ, जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो माइनस साइन आया है, यह क्या है, रिएक्टेंट में यानी अभिकारक के सांद्रता में कमी को दर्शाएगा। इसका हम एक और उसको देख लेते हैं, इस तरह से इस ग्राफ को समझ लेते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यह जो हमारा क्या है, अब हमारे लिए यह जो 100 सेकेंड का है, 100 सेकेंड पर जो सांद्रता है, 100 सेकेंड हमारा हो जाएगा T2 समय हो जाएगा, और जो 50 है वो T1 हो जाएगा। इसी तरह से T1 पर जो सांद्रता होगी वह R1 हो जाएगी, और T2 पर जो सांद्रता है वो हमारे लिए R2 हो जाएगी। अब इस मान को रख कर देखते हैं, इस मान को जब रखेंगे सेम वैसे ही, अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा है, अब जो दूसरा डाटा है उसके लिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो R एवरेज इसके लिए कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है, तो हमारा T1 देखेंगे क्या होगा, T1 पर R1 को देख लेते हैं क्या होगा, और T2 समय पर R2 क्या होगा। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो जैसा आप ग्राफ में देखेंगे ऊपर, तो हमारा जो T1 है वो क्या है, दिया गया है 50 सेकेंड दिया गया है, और T2 जो है वह 100 सेकेंड दिया गया है, और उसी समय पर सांद्रता क्या हो जाएगी, 0.0905 और 0.0820 ये हमें दिया गया है। जैसा ऊपर आप देख रहे हैं, इस तरह से ये हमारे लिए T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ये T1 पर ये R1 हो जाएगा, और ये R2 हो जाएगा। अब इस पर ठीक वैसे ही जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे ही निकाल देंगे इसको एवरेज रेट। तो R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, यानी R2 माइनस, ये माइनस में होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है और कमी हो रही है, तो R2 यानी 0.0820 माइनस R1 0.0905 बटे में T2 यानी 100 माइनस 50 सेकेंड। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये -0.00017, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -1.7 इंटू 10⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि यह जो माइनस है, यह 1.7 इंटू 10⁴ यहाँ -4 होगा, लेकिन यह माइनस होने की वजह से यहाँ पर जब ये माइनस को ये पूरा का पूरा माइनस हो रहेगा, और जैसे ही ये माइनस होने की वजह से यहाँ पर फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ऊपर भी होगा, यहाँ पर जब यहाँ पे ये चेंजिंग होगी तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो यह 150 है, 150 सेकेंड पर जो आपको सांद्रता दी गई है वो 0.0741 दी गई है। यानी जब अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए यह क्या हो जाएगा, अब ये हमारे लिए T2 हो जाएगा, और इस पर यह सांद्रता R2 हो जाएगी, और जो हमारा ये हमने माना था ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये R1 हो जाएगा। अब इसके मान को रख करके देखते हैं कैसे आएगा। तो उस डाटा के लिए, तो इसके लिए R एवरेज होगा, R एवरेज बराबर ठीक वैसे ही R2 माइनस R1, यानी R2 क्या दिया गया है, R2 आपको दिया गया है 0.0741
41 माइनस 0.0, और जो हमारे लिए पहले R2 था वो R1 हो जाएगा, यानी 0.0820 बटे में उसके समय को देख लेते हैं, यानी फाइनल T2 क्या है 150 माइनस 100, यह क्या हो जाएगा माइनस, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.0000158 आएगा इस तरह से। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस 1.58 इंटू 10⁻⁻⁴, या इसे लिख सकते हैं माइनस 1.58 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इस तरह से पावर 4 आर एवरेज। तो ये हमारे लिए हमारा तीसरा डाटे का मान हो जाएगा। आप इस तरह से यहाँ जो चेंजिंग हो रही है वो प्लस में कैसे आ रहा है यहाँ पर, ये आप समझ जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ भी यहाँ पर ये किस तरह से यहाँ माइनस यहाँ चेंजिंग हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे आपको एक इस तरह से रिएक्शन आपकी बुक में दिया गया है, Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। इसको अगर हमें अभिक्रिया के वेग के रूप में लिखना है, जब इसका क्या है Hg का 1 मोल और Cl2 का 1 मोल और HgCl2 का 1 मोल, यानी Hg एक मोल रिएक्ट कर करके HgCl2 का 1 मोल बना रहे हैं। तो इसमें जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो जब हम इसके अभिक्रिया के वेग को लिखेंगे तो आप जानते हैं, अब आगे आप सीख चुके हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो माइनस, चूँकि यह क्या है अभिकारक है, तो माइनस डेल्टा Hg की सांद्रता बटे में डेल्टा T, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा फिर 1 मोल इसका 1 मोल Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी माइनस डेल्टा Cl2 बटे में डेल्टा T, जो उत्पाद जो किसके बराबर होगा उतने उसके उत्पाद के बनने की दर होगी, यानी वृद्धि होगी, तो बराबर डेल्टा HgCl2 की सांद्रता बटे में डेल्टा T। यहाँ पर चूँकि इनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए जैसे यहाँ पर 2HI गिव्स H2 प्लस I2, यहाँ पर जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, यहाँ देखिए 2 है HI का, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए जो होते हैं, जो भी रिएक्टेंट या जो भी अभिकारक हैं, अभिकारक और उत्पाद के जो भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं उनका उस वहीं पर भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 2HI को अगर हमें अभिक्रिया के वेग के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर इसका 2HI का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 2 है, तो इसको हम 2 से HI को भाग दे देंगे। तो कैसे लिखेंगे, बराबर इस तरह से अभिक्रिया का वेग जो लिखने का तरीका होगा, माइनस माइनस क्या है यानी रिएक्टेंट है, अभिकारी पदार्थ है तो कमी होगी इसकी सांद्रता में, तो माइनस, अब इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है इसी से भाग दे देंगे, यानी 1/2, फिर डेल्टा HI की सांद्रता बटे में डेल्टा T। फिर इसके बाद उत्पाद बन रहा है यानी H2, तो किसके बराबर होगा डेल्टा H2, यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, कोई अंतर नहीं आएगा, तो डेल्टा H2 की सांद्रता बटे में डेल्टा T, जो किसके बराबर है, किसके बनने के बराबर है, तो HI के, तो डेल्टा HI की सांद्रता बटे में डेल्टा T। तो यानी इसे हमने क्या देखा कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अगर दिया गया है उन अभिकारी पदार्थों या उत्पादों का, तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से हम क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। जो उनका वेग को जो व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभिक्रियक होते हैं कि सांद्रता में जो कमी की दर होती है अथवा किसी भी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर होती है, क्रमशः उनको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे देते हैं। इसको हम समझने के लिए देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। 5Br माइनस, यानी Br के का कितना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 5 है, यानी 5 मोल है Br के है माइनस के। ऐसे BrO3 का 1 मोल है, हाइड्रोजन आयन के 6 मोल हैं और Br2 के 3 मोल हैं और H2O के 3 मोल हैं, यानी इनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 6, 3 और
3 है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभिक्रिया का जब वेग लिखेंगे तो जो उनका हम दर लिखेंगे, इनके जो कमी होने की दर, सांद्रता में कमी होने की दर है या उत्पाद के बनने की दर है, तो उनमें उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर 5 है तो 5 का भाग देते हुए चलेंगे, यानी ये अभिकारक है तो हम कैसे लिखेंगे, -1/5 डेल्टा बी आर बटे में डेल्टा टी माइनस, यहाँ माइनस देखेंगे क्योंकि अभिकारक है तो कमी हो रही है सांद्रता में, तो माइनस से व्यक्त करेंगे, तो डेल्टा BrO3 बटे में डेल्टा टी बराबर, अब यहाँ पर देखिए 6 आयन है तो ये इसको 6 से हम भाग दे देंगे, -1/6 डेल्टा H आयन की सांद्रता बटे में डेल्टा टी बराबर, अब यहाँ देखिए उत्पाद को लिख रहे हैं, उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद हमेशा धनात्मक होगा यानी वृद्धि होगी, तो उसको साइन के साथ लिखते हैं, तो 1/3 डेल्टा Br बटे में Br की सांद्रता बटे में डेल्टा टी, जो बराबर किसके होंगे, 1/3 डेल्टा H2O बटे में की सांद्रता बटे में डेल्टा टी। तो इस तरह से जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं उनका उसी से हम भाग दे करके इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ये आपके बुक में दिया गया है 4.1 में कि एक रिएक्टेंट है जो उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता है वो 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.0 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है, यह रिएक्टेंट किस में बदला, प्रोडक्ट में बदल गया। अब इसके लिए अभिक्रिया का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि औसत वेग क्या होगा, आर एवरेज क्या होता है औसत वेग रिएक्टेंट के लिए, माइनस डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए डेल्टा आर क्या है, यानी R2 माइनस R1। R2 यहाँ पर ये हमारा क्या दिया गया है, यह R1 है और ये क्या है R2 है, और ये समय क्या है हमारा टी है। 25 मिनट में परिवर्तन, कुल यानी समय परिवर्तन में, कुल रिएक्टेंट परिवर्तन में कितना समय लगा है 25 मिनट, यानी ये हमारा क्या है डेल्टा टी। यानी क्या दिया गया है कि R1 हमें दिया गया है 0.03 मोलर, R2 दिया गया है 0.02 मोलर, और जो हमारा डेल्टा टी दिया गया है वो 25 मिनट। इसके मान को हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा -R2 माइनस R1 यानी R2 माइनस R1 बटे में डेल्टा टी, यानी 0.02 R2 लेना है माइनस 0.03 बटे में टी हमारा क्या दिया गया है 25 मिनट। सांद्रता हमारी मोलर, मान क्या आ जाएगा आपका, तो -0.01 बटे में 25, यानी 0.0044 इंटू -4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर मिनट। यह क्या है, माइनस क्या साइन दर्शा रहा है कि रिएक्टेंट है, कमी हो रही है, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट की कमी। अब इसके साथ साथ और इस अभिक्रिया का वेग जो है इसको हमें सेकंड में भी बताना है, यह मिनट में था तो सेकंड में बताने के लिए यह जो आया है इसको हम 60 से भाग दे देंगे, यानी 4 × 10⁻⁴ बटे में सेकंड में हमें बताना है, क्या हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये हमारा सेकंड में आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है मिनट में आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यह एक अभिक्रिया दिया हुआ है 2A उत्पाद, यानी 2A गिव्स उत्पाद, यह अभिक्रिया है। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घट करके 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया आपने देखा क्या है, 2A गिव्स उत्पाद, यानी यह बनाता है। तो अब इसका औसत वेग हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, आर एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस रूप में अगर हम लिखेंगे तो माइनस, या इसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 2 है तो इससे भाग दे देंगे डेल्टा A की सांद्रता बटे में डेल्टा टी। अब इसमें इसका मान रख देना है 1/2
चूँकि आप जान चुके हैं डेल्टा ए यानी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, तो ए फाइनल हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर 0.4 मोल प्रति लीटर माइनस ये क्या है 0.5 मोल प्रति लीटर बटे में समय अंतराल जो दिया गया है वो 10 मिनट का दिया गया है यानी 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह भी माइनस में आएगा यहाँ पर, इसको 0.4 से में से 0.5 घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि यह क्या है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की प्रक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितने मोल थी प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। यह अभिक्रिया निम्न समीकरणों के अनुसार होती है। ये आपको समीकरण दिए गए हैं इस तरह से। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों में, मिनटों तथा सेकंडों के पद में करनी है। क्या इस समय अंतराल में इस NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी, इसकी गणना हमें करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया दी गई है, इसके लिए औसत वेग हमें लिखना है कि क्या होगा। तो इसका औसत वेग क्या होगा, तो यह अभिकारक है और इसी के हमें क्या है, इसके कम होने की दर हमें दी गई है। N2O5 की सांद्रता किया गया, जो की सांद्रता 2.3 मोल प्रति लीटर से इतने मिनट में 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। की सांद्रता में कमी को सबसे पहले हम दिखाएंगे कैसे इसको। तो 1/2 डेल्टा N2O5 बटे में डेल्टा T बराबर, अब इसका मान हम रख देंगे तो 1/2 डेल्टा N2O5 यानी N2 फाइनल माइनस N2O5 इनिशियल। इसका जब मान रखेंगे तो हमारे पास फाइनल मान क्या है, यहाँ देखेंगे तो 2.08, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस 2 इनिशियल क्या दिया गया है, इसकी सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर, यानी 2.33 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता दी गई है बटे में हमारे पास डेल्टा टी क्या दिया गया है 100, यहाँ देखेंगे 184 मिनट, इसको लिख लेते हैं 184 मिनट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब चूंकि हमें क्या करना है, गणना जो औसत वेग की है वो मिनटों में, घंटों में और सेकंडों में करनी है। तो मिनट में तो निकल गया, लेकिन अब इसको हम क्या करें, आगे देखते हैं। अब इसको हम घंटे में देखते हैं। तो घंटे में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा। तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 60 क्या आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति हावर, मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड में निकालना है। तो सेकंड में निकालने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। तो 6.79 गुणे 10 की घात ऋण 4 बटे में 60 करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 1.133 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आपका जो ये मान है यह यहाँ मिनट में, घंटे में और सेकंड में आ गया। अब हम क्वेश्चन का अपना दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है, किस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो इसको अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को जो
NO2 के बनने की दर है। अभिक्रिया से अभिक्रिया आप देख रहे हैं, अभिक्रिया आपका पीछे क्या दिया गया है इस तरह से। तो अब हमें यह जो NO2 बन रहा है, इस NO2 के बनने की दर हमें ज्ञात करनी है। तो इस NO2 को हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो वेग क्या होगा उसके बनने का या दर, उसका स्टोइकियोमेट्रिक 4 है, तो 4 से हम भाग दे देंगे। डेल्टा NO2 बटे में डेल्टा T, जो किसके बराबर होगा, जो उसके अभिकारक में जो कमी हो रही है, यानी 1/2 डेल्टा N2O5 बटे में डेल्टा T। यानी क्या हो जाएगा, यानी जो इसके कमी की दर होगी, N2O5 के जो कमी की दर होगी, वहीं इसके क्या हो जाएगी, बनने की दर होगी NO2 के। यानी इस दर के बराबर ही इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम, यानी क्या हो सकता है, क्योंकि हम क्या पीछे हम निकाल चुके हैं कि -1/2 डेल्टा N2O5 बटे में डेल्टा T बराबर कितना आया है, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये आया हुआ है, जो ये कि यहीं क्या हो जाएगा, तो यहीं N2 के उत्पादन की दर हो जाएगी। इसलिए NO2 उत्पादन का वेग जो होगा वह NO2 बटे में डेल्टा T, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 इंटू -1/2 मान को रख देंगे हम, डेल्टा N2O5 बटे में डेल्टा T बराबर, यानी 4 इंटू 6.79 गुणे 10⁻⁴, जो बराबर होगा किसके, 2.72 गुणे 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, NO2 के उत्पादन की दर हो जाएगी। यहाँ पर यह क्या है, NO2 के उत्पादन की दर हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने कुछ न्यूमेरिकल को देखे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी ज़रूर करिए इसको, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।